अपन कपल्ड ऑसिलेटर में ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव देखेंगे। युग्मित निकाय के दो दोलक हैं जैसे P1 और P2, तो P1 को कुछ विस्थापन देकर छोड़ दिया जाता है, तो P1 का कंपन आयाम समय के साथ कम होता जाता है, और P2 जो प्रारंभ में साम्य अवस्था में था या स्थिर था, दोलन प्रारंभ कर देता है और उसका आयाम समय के साथ बढ़ता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि P1 जो है क्षण भर के लिए स्थिर अवस्था में आ जाता है और P2 दोलन अधिकतम हो जाता है। समय में और वृद्धि होने पर P2 का आयाम अब कम होने लगता है और P1 का आयाम बढ़ने लगता है, जब तक कि प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। यदि ऊर्जा की हानि ना हो तो यह क्रम निरंतर जारी रहता है। इस प्रकार P1 से P2 तथा P2 से P1 में ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है या ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। ऊर्जा विनिमय का एक चक्र एक विस्पंद कहलाता है। यदि P1 व P2 के द्रव्यमान समान हैं तो उपरोक्त विवेचन के अनुसार ऊर्जा विनिमय पूर्ण है। यदि P1 की कुल ऊर्जा P2 में स्थानांतरित हो जाती है, वह P1 वह वापस P2 की ऊर्जा P1 में चली जाती है। यदि उनके द्रव्यमान भिन्न हो तो ऊर्जा विनिमय पूर्ण नहीं होता, अर्थात P1 का आयाम कभी भी पूर्णतः शून्य नहीं हो पाता है और कुछ ना कुछ आयाम रहता है। समीकरण जो अपने पास में थी x1 की, वो थी 2a cos हाफ ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी कॉस ऑफ हाफ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी, या इसको अपन लिख सकते हैं am कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा एवरेज टी, जहाँ पे ओमेगा एवरेज हाफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है और ओमेगा एम हाफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और am जो है वो 2a के बराबर है। इसी तरह से x2 की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2a साइन हाफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी साइन 1/2 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू टी, या am साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा एवरेज टी। ये हमने एक्चुअली कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया है, उससे हमने ये इक्वेशंस प्राप्त करी हैं। मान लीजिए प्रारंभ में दोलक P1 की ऊर्जा t = 0 पर E थी। यदि युग्मन दुर्बल है अर्थात K का मान अत्यल्प है तो कुल दी गई यह ऊर्जा अन्य स्थानों पर P1 व P2 दोलक में विभाजित होगी। E1 का मान हाफ m ओमेगा एवरेज स्क्वायर इंटू am कॉस ओमेगा m इंटू टी का होल स्क्वायर हो जाएगी और इट इज़ इक्वल टू हाफ E 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा एम टी इंटू हाफ ऑफ m ओमेगा m एवरेज am स्क्वायर इज इक्वल टू E। ये हमने यहाँ पे माना है कि हाफ ऑफ m ओमेगा एवरेज स्क्वायर am स्क्वायर इज इक्वल टू E। तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास में हाफ E 1 प्लस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, और E2 की हो जाएगी E/2 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ हाफ ऑफ m ओमेगा एवरेज स्क्वायर am स्क्वायर। अतः t इज इक्वल टू 0 पर E1 इज इक्वल टू E है, तो E2 इज इक्वल टू 0 में वृद्धि होने पर E1 घटता है व E2 बढ़ता है। जब तक E1 न्यूनतम मान पर नहीं पहुंच जाता, E2 अधिकतम मान E प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात E2 का घटना व E1 का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जब तक कि प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। यह ऊर्जा का विनिमय चक्र का आवर्त काल दिया जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से, जो कि इस प्रक्रम का विस्पंद काल होगा। विस्पंद आवर्ती दी जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई से। ऊर्जा विनिमय के चक्र का आवर्तकाल तथा विस्पंद आवर्ती ओमेगा 2 व ओमेगा 1
के अंतर पर निर्भर करती है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान दोलकों के मध्य युग्मन पर आश्रित है। दुर्बल युग्मन के लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर। और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में आता है ओमेगा 0 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2k अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर रेज टू पावर हाफ माइनस 1। और अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में आया था k अपॉन m ओमेगा 0। अतः ऊर्जा विनिमय आवर्तकाल जो है प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन k के। युग्मन प्रबल होने पर कुल ऊर्जा E दोलकों के साथ साथ युग्मन तंत्र में भी विभाजित होगी। k के अधिक मानों के लिए सामान्य विधाओं की आवर्तियों के अंतर अधिक होगा, जिससे ऊर्जा विनिमय की आवर्ती अधिक होगी। अब अपन कुछ एक प्रॉब्लम देखते हैं कपल्ड की। दो द्रव्यमान m के कण दो एक समान द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से जिनका स्प्रिंग नियतांक k है चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, तो सिद्ध करो कि इनके दो कंपन विधाओं की कोणीय आवर्ती का मान होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 k/2m। ये पहला दोलक दिखाया गया है और दूसरा दोलक ये है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसको खींचने पर दूसरे दोलक में y2 डिस्प्लेसमेंट होता है और पहले दोलक में y1 डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम और k इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर हो तो कंपन विधाओं की कोणीय आवर्तियों की गणना कीजिए। तो किसी कण जो P1 था उसका y1 व P2 का y2 है विस्थापन, तो कण P1 पर कार्य करने वाला प्रत्यानंद बल हो जाएगा माइनस KY1 प्लस KY2 माइनस Y1 तथा P2 पर कार्य करने वाला प्रत्यानंद बल माइनस KY2 माइनस Y1 हो जाएगा। कणों पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को नहीं माना गया है क्योंकि गुरुत्वीय बल विस्थापन पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इनका प्रत्यानंद बल में कोई सहयोग नहीं होगा। कण P1 के गति के समीकरण होगा m d2y1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KY1 प्लस KY2 माइनस Y1 तथा कण P2 के गति का समीकरण होगा m d2y2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KY2 माइनस Y1। अब इन समीकरणों को हम लिख सकते हैं m d2y1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m y1, m को हटा दिया अपन ने, प्लस k/m y2 माइनस y1 और d2y1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k अपॉन m y1 प्लस k/m y2। इसी तरह से d2y2 अपॉन dt स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस k/m y2 प्लस k/m y1। माना किसी कण कंपन विधा की आवर्ती ओमेगा तथा कला नियतांक फाई है, तो हम सॉल्यूशन मान सकते हैं y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई और y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ a और b दोनों द्रव्यमानों के क्रमशः आयाम हैं, तो y1 अपॉन y2 हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू k/m 2k/m माइनस ओमेगा स्क्वायर और y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू k/m माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन k/m। दोनों को बराबर कर देंगे इक्वेशंस को, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 k/2m। ये रिजल्ट मेरे पास में आ जाएगा। अतः प्रथम कंपन विधा की आवर्ती तो माइनस में ले लीजिए और दूसरे की प्लस में ले लीजिए, तो अपने पास में दो कंपन आवर्ती आ जाती है। m का मान 2 किलोग्राम दिया है और k बराबर 20 न्यूटन पर मीटर है, तो अगर ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख देते हैं तो मेरे पास में कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के मान आ जाते हैं।